हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपसे पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको सिर्फ एक बार समझना है और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 8696608541 8696608541। आप व्हाट्सएप पर हमारे को मैसेज करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देंगे तो हम आपके व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। ये हमारे नोट्स हैं, ये मैंने पीडीएफ खोल रखी है। मैं आपको अपनी पीडीएफ के हिसाब से समझाता हूं ताकि जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे, जब हम हमारे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? दो बातें याद रखेंगे। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे इसके साथ साथ, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? आवेश को, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब सर इसको एक्सप्लेन करो ताकि हमारे को समझ में आ जाए। मान लो कि ये वस्तु जो है, मेरे पास जो ये पेन है, ये कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है। अब मैं चाहता हूं कि इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? दो चार मंत्र बोलूंगा, तो क्या इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आवेश को उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं क्या करता हूं, कोई दूसरी वस्तु इसके पास में लाऊंगा जो पहले से ही धनावेशित है। अब उसका धनावेश मैं इस पर ट्रांसफर कर लूं
उसका धनावेश इस पर ट्रांसफर कर लूं, या फिर ऐसे मत समझिए, मान लो कि इस पर ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, जैसे मान लो कि भाई ये वस्तु है। अब वस्तु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। और सामान्य अवस्था के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस स्थिति के अंदर जितना धनावेश हुआ उतना ही ऋणावेश हुआ, यानी कि वस्तु क्या हो गई, उदासीन हो गई। अब मैंने क्या डिमांड की कि हमारी जो वस्तु जो है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक आवेशित होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब ये जो प्रोटॉन वाली संख्या है ये तो उतना का उतना रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरी वस्तु लूंगा और इस पे भी वही सीन है, ये भी उदासीन है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन पे आवेश उतना ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश, यानी कि ये वस्तु भी क्या है, उदासीन है। अब मैं क्या करता हूं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहां से यहां ट्रांसफर कर देता हूं। इसके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, वो तो नाभिक के अंदर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए उनको पकड़ के बाहर खींचा जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं जा सकते, वो तो नाभिक के अंदर बिल्कुल सेफ रहते हैं, तिजोरी के अंदर सेफ रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस वस्तु के अंदर चले जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन तो समान है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। प्रोटॉन पे जितना आवेश था वो तो उतना का उतना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो इसका मतलब ऋणावेश जो है वो भी कम हो गया। तो ओवरऑल इस वस्तु पर कौन सा आवेश हावी हो गया, धनात्मक आवेश, यानी कि प्रोटॉन वाला आवेश। तो वस्तु अब उदासीन नहीं रही, अब कौन सी हो गई, ये धनावेशित वस्तु हो गई। अब इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। अब उधर वाला सीन देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब। अब प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं, यहां पे अब ये बराबर नहीं रहेंगे, अब ये प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसकी वजह से जो प्रोटॉन यानी कि धनात्मक आवेश ज्यादा हो गया और ऋणात्मक आवेश कम हो गया, तो वस्तु क्या हो गई, ओवरऑल धनात्मक आवेशित तो हो गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां से ट्रांसफर हो गए। अब प्रोटॉन तो उतने के उतने, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब प्रोटॉन पे जो आवेश था वो तो था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो ऋणात्मक आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इस वस्तु पर कौन सा आवेश हावी हो गया, ऋणात्मक आवेश। तो वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो हमने अगर इस वस्तु को धनावेशित किया है तो क्या हमने आवेश को उत्पन्न किया है, नहीं। हमने इस वस्तु को ऋणावेशित किया है तो क्या हमने आवेश को उत्पन्न किया है, नहीं। हमने क्या किया है, इससे आवेश को निकालकर इसमें भेज दिया। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, आवेश को कभी भी उत्पन्न या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। दोबारा से समझ लीजिए, मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है, और ये कोई दूसरी वस्तु है, ये मान लो उदासीन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे को इसको उदासीन करना है या फिर ऐसे करना है, तो हम इस पे ले जाके ये इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, तो ये तो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो हमने यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न किया है, तो क्या हमने आवेश को उत्पन्न किया है, नहीं। हमने इस वस्तु से इस वस्तु के अंदर आवेश को केवल स्थानांतरित किया है। तो
आप याद रखेंगे कि आवेश को न तो देखिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसमें से निकालकर उसमें भेजा जा सकता है। सिर्फ इतना सा काम हम कर सकते हैं। तो हम देखिए नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को क्या बोला जाता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। अब सर, किसी भी वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा, इसका हम कैसे पता लगाएंगे या इसकी गणना हम कैसे करेंगे, वो देखिए। मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस पर है 5 इलेक्ट्रॉन छोड़िए, कूलाम के अंदर बात करते हैं। 5 कूलाम धनात्मक आवेशित, -4 कूलाम, फिर +3 कूलाम, फिर -2 कूलाम। इस प्रकार से इस पे अलग अलग आवेश है। ये कोई वस्तु है और हमने इस पर अलग अलग, एक बार हमने 5 कूलाम धनात्मक आवेश, फिर -4 कूलाम, फिर 3 कूलाम और 2 कूलाम आवेश हमने इस पर स्थानांतरित किया है। अब मान लो कि इस वस्तु पर कुल आवेश आपसे पूछा जाए, तो आप इसकी गणना कैसे करेंगे? आप ऐसे सीधा सीधा थोड़ी जोड़ सकते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 हो गए भाई साहब। ये गलत हो जाएगा। आपको आवेश के अंदर बीज गणितीय योग करना पड़ेगा। यानी कि जो धनात्मक है उसको तो आप धनात्मक के साथ जोड़ो, कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। और माइनस जो है उसको माइनस के साथ जोड़ो, कितना हो गया, -6 कूलाम। 4 और 2 6। अब ये तो है 8 कूलाम और ये है 6 कूलाम, तो ज्यादा हावी कौन हो गया, ये वाला, कितना, 2 कूलाम। कौन सा है, प्लस। तो यानी कि इस वस्तु पर आवेश कितना हो गया, धनात्मक 2 कूलाम। तो हमने यहां पर किसी भी वस्तु पर जब कुल आवेश की गणना की जाती है तो हमने क्या किया, बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग का मतलब धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ दो, ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ दो, और फिर देख लो कि भाई बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, 8 कूलाम। और कितना बड़ा है, 2 लिख दिए, 2 कूलाम लिख दिए। और बड़ा कौन था, इस प्रकार से हम गणना करेंगे किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश की। तो हम देखिए क्या लिख रखा है, किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग मैंने आपको बता दिया, अलग अलग आवेश जो उसको दिए गए हैं उसके बीज गणितीय योग के बराबर होता है। हमने पहले यहाँ पे धनात्मक 5 कूलाम आवेश दिया, फिर माइनस का 4 कूलाम आवेश दिया, फिर प्लस का 3 कूलाम आवेश दिया, और फिर माइनस का 2 कूलाम आवेश दिया। इस पर कुल आवेश की गणना करनी हो तो हम इसका करेंगे बीज गणितीय योग। धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ेंगे, कितना आ गया, 8 कूलाम। ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ कितना आ गया, 6 कूलाम। अब इसके अंदर बड़ा कौन है, 8 कूलाम। तो हम, और ये कितना है, 6 कूलाम। तो बड़ा कितना हुआ, ये 2। और कौन सा बड़ा था, धनात्मक वाला। तो इस वस्तु पर ओवरऑल कौन सा आवेश हो गया, धनात्मक आवेश हो गया, कितना, 2 कूलाम। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की गणना करनी हो तो हम उसका बीज गणितीय योग करके और पता लगा सकते हैं कि इस वस्तु पर कितना आवेश है और कौन सी प्रकृति का है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है।
नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से समझ में भी नहीं आता कई बार लोगों को और समझा भी नहीं पाते। अगला पॉइंट देखिए, आवेश सदैव द्रव्यमान संबद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। वैसे इजी है लेकिन समझने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदल जाता है। आवेश जो है ये तो क्या है, द्रव्यमान संबंध है। अब द्रव्यमान संबंध का मतलब क्या हो गया, अगर किसी वस्तु पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो ही उस पर आवेश उपस्थित रह सकता है। अगर कोई वस्तु जो है द्रव्यमान रहित है, उसके अंदर बिल्कुल भी द्रव्यमान नहीं है, तो उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं रह सकता है। कोई भी वस्तु चाहे उसका द्रव्यमान कितना सा भी हो, बिल्कुल आप 0.0000 कितना भी कम हो, लेकिन अगर उस पर आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य उपस्थित है। तो हमेशा द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान से संबंधित रहता है। अगर किसी वस्तु के अंदर, चाहे से उसके अंदर द्रव्यमान बिल्कुल कम हो, लेकिन अगर उस पर आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य है। दूसरी तरफ द्रव्यमान जो है ये आवेश से संबंधित नहीं है, आवेश संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आवेश उपस्थित है। यहां पर जरूरी है, अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य उपस्थित है। लेकिन अगर किसी वस्तु के अंदर कुछ द्रव्यमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश उपस्थित ही हो, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहां पर अनिवार्य है, अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो ये अनिवार्य चीज है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना ही चाहिए, तभी आवेश उपस्थित रह सकता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पे आवेश उपस्थित ही हो। तो आवेश जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर रह गया, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं रहता है। द्रव्यमान स्वतंत्र रह सकता है लेकिन आवेश स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये द्रव्यमान से संबंधित है। ये फैक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूं। देखिए, अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है, जैसे मेरे अंदर 5 कूलाम का आवेश उपस्थित है, तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। चाहे से बिल्कुल न के बराबर द्रव्यमान हो, लेकिन कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए। अगर मेरे अंदर द्रव्यमान नहीं है, मैं द्रव्यमान रहित हूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर आवेश उपस्थित नहीं रह सकता है। तो आवेश द्रव्यमान पर निर्भर है, जबकि द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं रहता है। संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर, सबके अंदर द्रव्यमान पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आवेशित हैं। आवेशित होना कोई जरूरी थोड़ी है, कंपलसरी थोड़ी है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो द्रव्यमान स्वतंत्र रह सकता है लेकिन आवेश स्वतंत्र नहीं रह सकता है। आवेश को रहने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन द्रव्यमान को रहने के लिए आवेश की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 2-3 बार अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए। देखिए हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, आवेश सदैव द्रव्यमान संबद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है। अगर कोई वस्तु द्रव्यमान रहित है तो उस पर आवेश उपस्थित नहीं रह सकता है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। जबकि अगर किसी वस्तु पर आवेश द्रव्यमान उपस्थित है
तो इसका मतलब वो उस पर आवेश हो भी सकता है, उस पर आवेश नहीं भी रह सकता है। ये उस पर द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात